हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जाना था। तो अब इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स रैम और रोम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैम की। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब है कि ऐसी मेमोरी जो डेटा को रैंडमली स्टोर करती हो। मतलब यूजर को जब डेटा एक्सेस करना हो तो वो सीक्वेंशियल फॉर्म में ना होकर रैंडमली कोई डेटा एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल सीक्वेंशियल में डेटा एक के बाद एक एक्सेस होता है, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, ऐसे। लेकिन रैंडम में एक के बाद पाँच, पाँच के बाद दो, या दो के बाद डायरेक्ट छः, छः के बाद 10, या 10 के बाद सीधे एक, ऐसे। मतलब कोई भी डेटा एक्सेस हो सकता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो पावर जाने के साथ वैनिश्ड हो जाता है। मतलब कि अगर रैम में कोई डेटा है, अगर पावर चली जाए या सिस्टम शट डाउन कर दिया जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो जो उसमें डेटा होगा वो वैनिश्ड हो जाएगा। रैम के डेटा को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन कीजिए और उसमें कुछ भी टाइप कीजिए, जैसे 1 2 3 4, फिर इसको सेव कर दीजिए। सेव मतलब इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कुछ सिस्टम बंद हो जाए तो वो फाइल जाए ना। सेव कर सकते हो या फिर मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो सेव कर दिया, फिर नोटपैड को क्लोज़ कर दीजिए। अब ये फाइल जहाँ पर सेव की है आपने, जिस लोकेशन पर, उस लोकेशन पर जाइए, इसको ओपन कीजिए। फिर जो उस फाइल में 1 2 3 4 लिखा था उसकी जगह ABCD लिख दीजिए, फिर सेव कर दीजिए। फिर जब दोबारा ओपन करेंगे तो देखिएगा कि वो 1 2 3 4 की जगह ABCD लिख गया होगा। तो इससे हम लोग रैम में वो फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब आपने जो सेव किया था, इसको ओपन किया होगा, तो वो पहले रैम में आया होगा, रैम में लोड हुआ होगा। तो रैम से ही हम लोग उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग रैम में कोई भी डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं। रैम मेमोरी की वो यूनिट होती है जो CPU मतलब प्रोसेसर से डायरेक्ट एक्सेस होती है। मतलब कोई भी टास्क जब एग्जीक्यूट होना होगा तो वो सबसे पहले रैम में लोड होगा, फिर CPU उसको रैम से लेकर डायरेक्ट मतलब कम्युनिकेट करके रैम से उसको प्रोसेस करेगा। बिना रैम के कंप्यूटर नहीं चल सकता। यहाँ तक कि हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम लोग सारा काम करते हैं वो रैम में ही लोड होता है। बिना रैम के हम लोग कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकते। रैम बहुत फास्ट होती है, तभी इसमें पड़े डेटा का एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। रैम सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत महंगी होती है। फॉर एग्जांपल, एक अच्छी कंपनी की 8 GB रैम की कॉस्ट अप्रॉक्स 3000 तक हो सकती है, और वहीं सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क 3000 में लगभग 1 TB मिल जाती है। समझ रहे हो दोस्तों, कहाँ 8 GB और कहाँ 1 TB। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। तो इससे पता चलता है कि रैम में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है, इसीलिए इसकी कॉस्ट इतनी हाई होती है। रैम भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली SRAM मतलब स्टैटिक रैम, और दूसरी DRAM मतलब डायनेमिक रैम। इसमें सबसे पहले बात करते हैं SRAM की। SRAM में बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं और इन्हीं ट्रांजिस्टर में सारा डेटा स्टोर होता है, और इसको स्टैटिक रैम इसलिए बुलाते हैं कि जब सारा डेटा ट्रांजिस्टर में पड़ा होता है तो इसको लगातार पावर चाहिए होता है ताकि डेटा लॉस्ट ना हो। इसलिए कंप्यूटर में एक CMOS बैटरी लगी होती है जो कंप्यूटर ऑफ होने पर भी इसको लगातार पावर सप्लाई करती रहती है। SRAM में डेट एंड टाइम और सिस्टम का कई इम्पॉर्टेंट डेटा स्टोर होता है, जिसको लॉस्ट होने से बचाने के लिए CMOS बैटरी लगाई जाती है। जब CMOS बैटरी ख़त्म हो जाती है
तो डेट एंड टाइम भी आपको गलत शो होने लगता है। एस रैम को कैश मेमोरी में प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी में कई सारी लेयर्स होती हैं, तो उनमें से कोई लेयर में इसका प्रयोग किया जाता है। एस रैम में डेटा को रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें पहले से ही लगातार पावर सप्लाई हो रही होती है। अब बात करते हैं डी रैम की, मतलब डायनेमिक रैम की। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, डी फॉर डायनेमिक। इसको डी रैम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक के बाद दूसरा डेटा, फिर दो के बाद चौथा डेटा, चौथे के बाद छठा, छठे के बाद दसवां, दसवें के बाद फर्स्ट, ऐसे मतलब कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। असल में डी रैम ही हमारी 80 से 90% रैम होती है, जो हमारे बहुत काम आती है। इतना एस रैम काम नहीं आती, क्योंकि अगर एस रैम अगर ख़राब हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होगी, टाइम सही नहीं बताएगा। लेकिन अगर डी रैम ख़राब होगी तो सिस्टम ओपन ही नहीं होगा, मतलब वो कंप्यूटर ही नहीं ओपन होगा, क्योंकि जो डी रैम होती है उसी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। डी रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए लोड होता है क्योंकि डी रैम की कैपेसिटी जीबी में होती है और एस रैम की कैपेसिटी एमबी में होती है। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जब एस रैम में टाइम ही स्टोर करना है तो वो टाइम हम लोग रोम में क्यों नहीं स्टोर कर देते। इसका आंसर यह है कि जो एस रैम होती है वो मतलब उसमें डेटा को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो कुछ यूज़र होते हैं वो अपने टाइम को 10 मिनट आगे या 5 मिनट आगे, 15 मिनट आगे मतलब करके चलते हैं। तो अगर हम लोग रोम में टाइम स्टोर कर देंगे तो यूज़र अपने डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा मॉडिफाई नहीं हो सकता। डी रैम मेन मेमोरी में इम्प्लीमेंट होती है, ये कैश मेमोरी के उपयोग में नहीं आती। डी रैम जो होती है उसमें जो डेटा होता है वो कैपेसिटर में स्टोर होता है। कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ होती है जो एनर्जी को सोख लेती है, फिर उसमें धीरे धीरे एनर्जी डिस्चार्ज होती है। अब धीरे धीरे एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है, जैसे एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है तो डेटा नहीं बचता। तो इसलिए हमको जो डी रैम होती है उसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है कि बार बार पावर जाती रहे, मतलब डेटा लॉस्ट ना हो। इसलिए डी रैम को एक पीरियोडिक टाइम पर रिफ़्रेश किया जाता है। रिफ़्रेश किया जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटर को बार बार चार्ज किया जाता है डेटा को स्टोर रखने के लिए। डी रैम का एक पुराना टाइप है सिंगल डेटा रेट। इसकी स्पीड बहुत कम होती थी, इसलिए जो आजकल डी रैम यूज होती है वो डुअल डेटा रेट के साथ आती है, DDR। इसके समय समय पर कई सारे वर्जन आते रहते हैं ताकि इसकी कैपेसिटी और इफ़िशियंसी बढ़ाई जा सके। जैसे पहले आया था DDR1, फिर आया DDR2, फिर आया DDR3, फिर आया DDR4 और जो हाल ही में 2021 में लॉन्च हुआ है वो DDR5। डी रैम एस रैम की तुलना में अधिक पावर कंज्यूम करती है, क्योंकि एस रैम को सिर्फ हल्का सा लगातार करंट चाहिए होता है अपना डेटा मेंटेन मतलब करने के लिए, परंतु जो डी रैम होती है उसको अधिक करंट चाहिए होता है उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, ताकि जो उसमें जो डेटा है वो बार बार रिफ्रेश हो सके। क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसको जो चार्ज करते हैं उसमें बहुत एनर्जी लगती है, वो एनर्जी सोखता रहता है, इसीलिए डी रैम बहुत पावर कंज्यूम करती है। इसका पावर अधिक कंज्यूम करने का यह भी कारण है कि जो डी रैम होती है वो एस रैम की तुलना में अधिक डेटा को स्टोर रखती है, वो जीबी के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रखती है, इसीलिए इसको अधिक पावर की ज़रूरत पड़ती है अपने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसी रैम होती है। अब हम लोग प्राइमरी मेमोरी के दूसरे टाइप रोम की बात करते हैं।
रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मतलब सिर्फ पढ़ सकते हैं। अब इसको कंप्यूटर की भाषा में समझे तो रीड ओनली का मतलब है कि हम सिर्फ डेटा को देख सकते हैं या सुन सकते हैं, अगर वो डेटा कोई वीडियो या टेक्स्ट या ऑडियो में हो तो। इसके डेटा को चेंज नहीं कर सकते। इससे पता चलता है कि रोम में जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। मतलब रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें पावर ऑफ होने पर डेटा लॉस्ट नहीं होता। रोम में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको फर्मवेयर भी बोलते हैं। रोम एक छोटी सी चिप होती है। इसका इस्तेमाल आप देखते होंगे जो हमारी ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन आती है उसमें किया जाता है। गाड़ी का जो वो होता है ऑटोमेटिक वाला, वो क्या बोलते हैं, मीटर, उसमें होता है, डिजिटल मीटर में। और हमारा टीवी रिमोट, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉशिंग मशीन के एग्जांपल से समझते हैं कि रोम कैसे काम करती है। तो जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं, आपने टाइमर लगा दिया 20 मिनट, आप चले गए तो वो राउंड कर रही है गोल गोल, फिर धो रही है, फिर 2 बार घूमी, 3 बार घूमी, फिर अचानक मान लो लाइट चली जाए तो वॉशिंग मशीन तो बंद हो जाएगी। तो रोम का यही फीचर काम आता है, जो इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। फिर जब दोबारा लाइट आएगी तो वो जो शुरुआत से नहीं घूमेगा, मतलब 10 मिनट तो वो घूम चुका था पहले से ही, मतलब पहले जो जितना मिनट घूमा होगा तो वो शुरुआत से कपड़े नहीं धोगा, वो फिर उसी मतलब टाइम को बढ़ाकर उससे आगे घूमेगा। तो इससे पता चलता है जो डेटा होता है रोम में वो परमानेंटली स्टोर होता है, वो पावर जाने पर वैनिश नहीं होता। और जो ये टीवी का जो रिमोट होता है, इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है रोम में, ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है फर्मवेयर, इसमें पहले से ही प्रोग्राम होता है कि ये कौन सा बटन है कौन सा है। जैसे अगर हम लोग एक दबाते हैं तो एक ही दबता है, रिमोट में लिख के आएगा, वहाँ पर टीवी में एक चैनल लग जाएगा। अगर हम 10 दबाएंगे तो 10 अलग लगेगा। तो वो जो हम लोग दबा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर में पहले से ही प्रोग्राम्ड है कि ये बटन कौन सी है। रोम स्पीड के मामले में रैम से स्लो होता है और इसका प्राइस भी रैम की तुलना में कम होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में इसका प्राइस हाई होता है। रोम भी 3 प्रकार की होती हैं, पहली पी रोम, दूसरी ईपी रोम और तीसरी ई2पी रोम। पहले बात करते हैं पी रोम की। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी रोम होती है जो पहले से ही प्रोग्राम्ड होती है कि इसे क्या टास्क करना है। मतलब जब पी रोम जब कंपनी में बनाई जा रही होती है, मैन्युफैक्चर हो रही होती है, तो इसमें जो डेटा होता है पहले से ही राइट कर दिया जाता है या फिर नहीं राइट किया जाता है। 2 तरीके होते हैं, या तो खाली छोड़ दी जाती है या तो राइट कर दी जाती है। तो जो खाली छोड़ दी जाती है उसको जो यूज़र होता है, हम लोग जो उसमें डेटा राइट करते हैं उसको हम लोग बर्नर बोलते हैं। जो डेटा राइट कर रहा होता है उस यूज़र को बर्नर बोलते हैं, और जो डेटा जो राइट हो रहा होता है उसको बर्निंग बोलते हैं। ये डेटा सिर्फ एक ही बार राइट किया जा सकता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए जो पी रोम होती है वो नॉट चेंज होती है, मतलब इसके डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता। अब दूसरे प्रकार की रोम की बात करते हैं, ईपी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा होता है उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, मतलब राइट करने के बाद हम लोग उसको हटा सकते हैं और नया डेटा डाल सकते हैं। लेकिन जो इसमें जो डेटा डालना जो होता है, मतलब इरेज करना होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इसमें जो इरेज करने वाली जो मतलब जो यूज़ होता है उसमें हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ करते हैं या फिर हम लोग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। तो इसमें ये डर रहता है या तो इसमें डेटा इरेज हो जाएगा या तो ये रोम ही ख़राब हो जाएगी। इस डर के कारण हमें जो इसमें डेटा इरेज करना है उसे बहुत ही सावधानी
सेव करना पड़ता है। अब बात करते हैं E2P रोम की या E2P रोम की। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को मतलब इरेज करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो कई सारे केसेस होते हैं इसमें जो डेटा राइट होता है वो उसकी जो प्रोसेस की स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। तो आई होप कि आप लोगों को रैम और रोम के बारे में अधिक जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।